हमारी आज की वीडियो इतनी ज़्यादा हॉरर होने वाली है कि कई लोग शायद इस वीडियो को पूरा देख ही ना पाए, क्योंकि जो स्टोरी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ उसमें ऐसी ऐसी घटनाएं घटी कि जिसको सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। ये कहानी है एना इंग्लैंड की। जब एना 14 साल की हुई तो उसके शरीर में, या हम कहें उसके साथ, कुछ ऐसा होने लगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जब एना सिर्फ 14 साल की थी तो उसके शरीर में इतने भूतों का वास हो चुका था कि उन भूतों ने एना को 32 साल तक परेशान करके रखा। परेशान नहीं, बल्कि उन भूतों ने एना को जीते जी नरक दिखा रखा था। और अगर आप इस वीडियो का पूरा मजा लेना चाहते हो तो अपने हेडफोन्स लगा लो और एक कोने में जाकर बैठ जाओ। लेकिन उससे पहले इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स के नाम सुनते जाओ। ये है एना, और ये उसका बाप जैकब, और ये उसकी आंटी मीना, और ये है फादर थियो रिजाइनर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल एपिसोड। 23 मार्च 1882 को अमेरिका में एना इंग्लैंड का जन्म होता है। अमेरिका में जन्मी ये लड़की देखने में ठीक ठाक थी, पढ़ाई में भी वो अच्छी थी। एना की लाइफ में सब कुछ सही था सिवाय एक चीज के, और वो था एना का बाप। एना और उसके बाप की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, क्योंकि एना के बाप का एक दूसरी औरत के साथ चक्कर था जिसका नाम था मीना, जिसके कारण अक्सर एना और उसके बाप के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते थे। इन दोनों की लड़ाई की एक और वजह थी, एना का बाप अक्सर एना को यौन संबंध बनाने के लिए फोर्स करता रहता था। सोच कर ही कितनी घिन आती है कि कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा करने का सोच सकता है, पर एना इसके लिए कभी भी तैयार नहीं हुई, जिसपे मीना और एना का बाप एना की जिंदगी अब बर्बाद करना चाहते थे। मीना जो कि काला जादू करना जानती थी, वही एना पे काला जादू करती है और उसके शरीर में बुरी शक्तियों को जाने के लिए कहती है। जब मीना एना पे काला जादू करती है तो उसके बाद से ही एना की तबीयत दिन ब दिन खराब होने लगती है। एना का 14वां जन्मदिन था जब उस पे काला जादू किया गया, और जब उस पे काला जादू करने के बाद वो पहली बार चर्च में गई तो वो चर्च में जाते ही वहाँ पे मौजूद लोगों पे चिल्लाने लगी, उन पे गुर्राने लगी। वो ना सिर्फ वहाँ पे मौजूद लोगों पे चिल्ला रही थी, बल्कि चर्च में जितनी भी मूर्तियां थी उन मूर्तियों को काटने लगती है, उनको नोचने लगती है। वो उन मूर्तियों को इतनी जोर जोर से नोच रही थी कि उसकी उंगलियों के नाखून उखड़ने लगे थे। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी एना की ऐसी हरकत देखकर हैरान भी थे और डरे हुए भी थे। जिसके बाद एना को कैसे न कैसे करके उठाकर उसके घर लाया जाता है। जब एना घर में रहती तो वो कुछ समय के लिए सही रहती, नहीं तो वो फिर से वैसे ही हरकतें करने लगती जैसे कि वो चर्च में कर रही थी। वो रोज रात को जोर जोर से चिल्लाती, रोने लगती, अजीबोगरीब आवाजों में हंसती। ये सब देखकर एना की असली माँ भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि उसको भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एना के साथ ये सब हो क्या रहा है। एना की माँ उसको अलग अलग डॉक्टर्स के पास लेकर जाती है, अलग अलग हॉस्पिटल में लेकर जाती है, पर कोई भी डॉक्टर या हॉस्पिटल एना की ऐसी हालत का जवाब नहीं दे पा रहा था। एना की माँ उसको जहाँ जहाँ लेकर गई, जब वहाँ के सभी डॉक्टर एना का चेकअप करते तो उन्हें एना के शरीर में कोई भी गड़बड़ दिखाई नहीं देती। आखिर डॉक्टर भी क्या करते जब उन्हें एना की बीमारी का पता ही नहीं चल रहा था। जिसके बाद एना की माँ थक हार के प्रीस्ट थियो रिजाइनर के पास पहुंचती है। जब थियो रिजाइनर एना को देखते हैं तो वो देखते ही समझ जाते हैं कि एना के शरीर में भयानक और बेहद बुरी शक्तियों का वास है। उन्होंने जब एना को देखा तो उनके पहले शब्द यही थे कि इस लड़की के शरीर में बुरी शक्तियों का वास है। थियो रिजाइनर एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया करके एना के शरीर में मौजूद उन सभी बुरी शक्तियों को बाहर निकाल देते हैं। जिसके बाद एना पहले जैसी हो जाती है, वो एकदम ठीक हो जाती है, मानो जैसे कभी उसको कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कुछ समय बाद फिर से एना की तबीयत खराब होने लगती है, और इस बार एना की हालत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि अगर किसी के शरीर में से एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया करके बुरी शक्तियों को बाहर निकाला जाता है और अगर उसके बाद वो शक्ति वापस आती है तो वो अपने साथ और बुरी शक्तियों को लेकर आएगी। और ऐसा ही कुछ एना के साथ हुआ। 1928 का दिन था जब एना की माँ एक बार फिर से थियो रिजाइनर के पास मदद के लिए पहुंचती है। थियो रिजाइनर जब एना को देखते हैं तो वो एना को देखते ही डर जाते हैं, क्योंकि इस बार एना की हालत पहले से ज्यादा खराब थी। वो बेड के नीचे ऐसे पड़ी थी जैसे कि कोई वो निर्जीव वस्तु हो। इस बार थियो रिजाइनर अपने साथ अपने एक दोस्त को लेकर आते हैं, जो कि उन्हें ये सलाह देता है कि इस बार इस लड़की का एक्सोर्सिज्म फ्रांसीसियन सिस्टर की नजर में किया जाए। 17 अगस्त 1928 का दिन था जब एना के ऊपर पहला एक्सोर्सिज्म किया जाना था। एक्सोर्सिज्म शुरू होने से पहले ही एना बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें करने लगती है। जिस कमरे में एना थी, जिस कमरे में उसका एक्सोर्सिज्म किया जा रहा था, वो उस पूरे कमरे में इधर उधर भाग रही थी और बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें निकाल रही थी, मानो जैसे एना के शरीर में मौजूद वो बुरी शक्तियां ये ना चाहती हो कि एक्सोर्सिज्म किया जाए। और ऐसा ही हुआ, उस दिन ये एक्सोर्सिज्म ना हो पाया, जिसके बाद अगले दिन एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू की गई। 18 अगस्त 1928 का दिन था जब एना के ऊपर दूसरी बार एक्सोर्सिज्म किया जाना था। जैसे ही थियो रिजाइनर ने एक्सोर्सिज्म शुरू किया और एक्सोर्सिज्म शुरू करते ही उस कमरे में जहाँ एक्सोर्सिज्म किया जा रहा था वहाँ पे मौजूद प्रीस्ट और फ्रांसीसियन सिस्टर, जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन सभी ने जो देखा उसको देखकर उनका दिल दहल गया, क्योंकि
जैसे ही एक्सोर्सिज्म शुरू किया गया एना हवा में उड़ने लगती है। वो हवा में ही इधर उधर घूम रही थी। हवा में ही उड़ते उड़ते एक बार तो वो दीवार के कोने में जा चिपकती है। वो बस दीवार के साथ चिपकी हुई थी। वो ना नीचे गिर रही थी और ना ही हिल रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी। वो बस दीवार के साथ चिपकी हुई थी और इसके कुछ देर बाद ही वो उड़ते उड़ते सीधा अपने बेड पे आ जाती है। ये एक्सोर्सिज्म का पहला सेशन था जो कि 26 अगस्त तक चला। इसके बाद दूसरा सेशन शुरू किया गया जो कि 18 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक चला। इसके बाद तीसरा और आखिरी सेशन शुरू किया गया जो कि 15 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक चला। जितनी बार भी एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया की जाती उसके दौरान जो जो होता उसको जानकर अब आपका दिल दहलने वाला है। एना का जब भी एक्सोर्सिज्म किया जाता तो वो कुछ भी नहीं खाती थी। खाने की बात तो दूर की है, एना पानी की एक बूंद तक नहीं पीती थी। अब आप ये सोच सकते हो कि जब कोई इंसान पानी की एक बूंद तक नहीं पी रहा तो वो दिन में 10-10 बाल्टियां उल्टी कैसे कर सकता है। एक्सोर्सिज्म के दौरान एना के रूम से 10-10 बाल्टियां उल्टियों की निकाली जाती थी, जिसके कारण वो कमरा भी इतना ज्यादा बदबूदार हो चुका था कि कोई इंसान उस कमरे में खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो ना सिर्फ अपने शरीर से 10-10 बाल्टियां उल्टियों की निकाल रही थी बल्कि वो अपने शरीर से इतना ज्यादा यूरेन भी निकाल रही थी कि जितना कोई इंसान एक साल में नहीं निकालता होगा। पर अब सोचने वाली बात यह है कि जब कोई इंसान कुछ खा नहीं रहा, कुछ पी नहीं रहा तो उसके शरीर में से इतना सब कुछ बाहर कैसे निकल रहा है। बाद में जब उन उल्टियों की जांच की गई तो उसमें तंबाकू की पत्तियां और कुछ मसाले पाए गए। और एना ने ऐसा कुछ कभी खाया ही नहीं था तो ये सब उसके शरीर में कैसे आया। दरअसल ये सब वो चीजें थी जिसका इस्तेमाल मीना ने एना पे काला जादू करने के लिए की थी। तंबाकू की पत्तियां और कुछ मसाले, अब यही सब चीजें उसके शरीर से बड़ी अमाउंट में बाहर निकल रही थी। एक्सोर्सिज्म के दौरान एना उल्टियां और यूरिन तो बाल्टियां भर भर के निकाल ही रही थी। इसी के बीच एक और चीज एना के साथ हो रही थी जिसको देखकर वहां पे मौजूद सभी लोग डर से कांप जाते थे। एक ही सेकंड में एना का चेहरा इतना ज्यादा फूल जाता कि जैसे कोई गुब्बारा हो। उसका शरीर हवा में उड़ते उड़ते ही इतना फूल जाता कि आप उसमें और एक गुब्बारे में फर्क नहीं बता सकते। और अगले ही पल में उसका शरीर इतना ज्यादा सिकुड़ जाता कि उसके शरीर में मौजूद हड्डियों को आसानी से गिना जा सकता था। ये सब देखने के बाद वहाँ पे मौजूद सभी लोग इतना ज्यादा डर गए कि वो लोग अब ये सोचने लगे थे कि अब क्यों ना एक्सोर्सिज्म करने की जगह को ही चेंज कर दिया जाए। अब आप सोच सकते हो कि जो लोग एना का एक्सोर्सिज्म कर रहे थे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी काम में तो लगा रखी थी, पर अब वही लोग एक्सोर्सिज्म करने से डर रहे थे। जैसे जैसे एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया आगे बढ़ती गई एना के शरीर में मौजूद बुरी शक्तियां और भी ज्यादा वायलेंट होती गई। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाती, बहुत ही अजीबोगरीब भाषाओं में कुछ बोलती। वो ऐसी ऐसी भाषाएं बोल रही थी जिसको उसने कभी सुना तक नहीं था। वो रात को इतनी जोर जोर से चिल्लाती कि पूरा मोहल्ला उसके घर के बाहर इकट्ठा हो जाता। कुछ लोग तो एना के चिल्लाने की वजह से ही इतना ज्यादा डर जाते और कुछ लोग जो एना को देखने आते वो इतना ज्यादा डर जाते कि वो लोग उस मोहल्ले को ही छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते, क्योंकि उन्हें अब ये पता चल गया था कि इस लड़की के अंदर बुरी शक्तियों का वास है। और उन्हें ये डर था कि कहीं ये बुरी शक्तियां उसके शरीर को छोड़कर उनके घर तक ना आ जाए, जिसके चलते बहुत से लोग तो उस मोहल्ले को छोड़कर ही भाग गए। एना की हालत को देखकर लोग उस मोहल्ले को छोड़कर ही भाग रहे थे। इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि उन बुरी शक्तियों ने एना की कैसी हालत कर रखी होगी। जब भी एना से बात करने की कोशिश की जाती तो वो बस सिर्फ 2 लोगों का ही नाम लेती, पर उन 2 लोगों का नाम वो 7 अलग अलग आवाजों में ले रही थी। पहला था उसका बाप जैकब और दूसरा उसकी आंटी मीना। और अब उसके मुंह से इनके लिए गंदी गंदी गालियां निकल रही थी। और जाहिर सी बात है यही दोनों तो एना की ऐसी हालत के लिए जिम्मेदार हैं। और वो इन दोनों को कह रही थी कि तुम दोनों ही मेरी ऐसी हालत के लिए जिम्मेदार हो और तुम दोनों के लिए नर्क में जगह पक्की हो चुकी है। अब मैं ऊपर ही तुम दोनों का हिसाब करूंगा। जी हाँ, वो करूंगा बोल रही थी और ये करूंगा शब्द उसके अंदर मौजूद लूसीफर बोल रहा था। और ना सिर्फ लूसीफर बल्कि उसके साथ शे और डेविल एना के शरीर में मौजूद थे। जब ये शक्तियां एना के शरीर में थी तो वो इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि 6 नन्स और 2 फ्रांसीसियन सिस्टर उसको पकड़कर एक जगह खड़ी नहीं रह पाती थी। दरअसल इन सभी लड़कियों को इसलिए बुलाया गया था ताकि वो एक्सोर्सिज्म के दौरान एना को पकड़कर एक जगह पे खड़ी रहें, क्योंकि एना एक्सोर्सिज्म के दौरान इधर उधर भागने लगती थी। वो एक जगह पे खड़ी नहीं रहती थी, लेकिन एना इन सभी को पीछे धकेल कर खुद हवा में उड़ने लगती थी। 8 लड़कियां मिलकर भी एक लड़की को संभाल नहीं पा रही थी। अब जो आवाजें एना निकाल रही थी वो उसके मुंह से नहीं बल्कि उसके गले से निकल रही थी। उसका मुंह पूरी तरह से बंद रहता, उसके लिप्स आपस में जुड़े रहते हैं और उसके लिप्स हिलते डुलते भी दिखाई नहीं देते। ये आवाजें अब सीधा उसके गले से निकल रही थी। आखिर कोई इंसान मुंह बंद करके गले से कैसे बोल सकता है? जाहिर सी बात है, अगर बोलना है तो मुंह तो खोलना ही पड़ेगा। आखिर इस लड़की के साथ चल क्या रहा था? थियो डिजाइनर जो कि एना का एक्सोर्सिज्म कर रहे थे, अब उनके साथ भी बुरी चीजें होने लगी थी। एना के शरीर में जो डेविल्स मौजूद थे उन्होंने अब थियो डिजाइनर को भी परेशान करना शुरू कर दिया था। थियो डिजाइनर ने एना का एक्सोर्सिज्म शुरू करने के कुछ समय पहले ही एक नई कार ली थी और वो रोजाना उसी कार से अपने घर जाते और वापस एना का एक्सोर्सिज्म करने उसके घर आते। लेकिन एक दिन जब थियो डिजाइनर अपने घर से एना के
घर एक्सोर्सिज्म करने के लिए आ रहे थे तो उनका एक बहुत ही भयानक कार एक्सीडेंट होता है। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एना ने इस बात की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। उसने कहा था कि तू मरेगा, तू एक बहुत ही भयानक कार एक्सीडेंट में मरेगा। पर किस्मत ने थियो रिजाइनर का साथ दिया और बहुत लंबे इलाज के बाद वो बच गए। एना का एक्सोर्सिज्म करने के लिए जो भी आता उनके साथ ये डेविल्स इतना बुरा करते कि वो फिर कभी एना के घर की तरफ देखते तक नहीं। जो भी एना का एक्सोर्सिज्म करने के लिए आता उनका पूरा पास्ट इन डेविल्स को पता रहता। पास्ट तो छोड़िए, इन डेविल्स को उनका पूरा फ्यूचर तक पता रहता। और जैसे ही वो लोग एना का एक्सोर्सिज्म करने की प्रक्रिया शुरू करते तो एना के अंदर मौजूद वो डेविल्स उनका पास्ट बकने लगते, उसकी गंदी सच्चाई पब्लिक करने लगते। और इसकी वजह से वहाँ पे मौजूद सभी लोग डरने लगे कि कहीं मेरा कोई काला कांड सबके सामने ना आ जाए। और जिनको अपने काले कांड छुपाने थे वो वहाँ से तुरंत भाग लेते। वैसे तो ये कहा जाता है कि कभी कोई रियल डेविल्स किसी इंसानी शरीर के अंदर नहीं घुसते, सिर्फ जो उनकी डेमोनिक शक्तियां होती हैं वही इंसानी शरीर के अंदर घुसकर अपना तांडव मचाती हैं। पर ये एक ऐसा केस था जिसमें खुद लूसीफर किसी इंसान के अंदर घुसकर तांडव मचा रहा था। थियो रिजाइनर ने खुद अपनी आंखों से लूसीफर और उसके साथ 6 और डेविल्स को उसी कमरे के कोने में खड़ा देखा। थियो रिजाइनर का कहना था कि जब एना का एक्सोर्सिज्म किया जा रहा था तो एक समय के लिए लूसीफर और सभी डेविल्स एना के शरीर से निकलकर कमरे के कोने में जा खड़े हुए। उन सभी के चारों ओर आग का घेरा जल रहा था और यहाँ सिर्फ लूसीफर ने ही ताज पहना हुआ था। उसके लंबे काले बाल थे और उसके चारों ओर हमेशा आग का घेरा जलता रहता है। ये सब देखकर थियो रिजाइनर और उस कमरे में मौजूद सभी लोग इतना ज्यादा डर चुके थे कि आप सोच भी नहीं सकते। जब एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया पूरी होने वाली थी तो इन बुरी शक्तियों को एना के शरीर को छोड़कर बाहर निकलना ही था। और ये बुरी शक्तियां एना के शरीर को छोड़कर कमरे के कोने में जा खड़ी हुई। और तब पहली बार किसी ने लूसीफर को अपने सामने खड़ा देखा। इस एक्सोर्सिज्म के साथ एना बच गई। ज्यादातर देखा जाता है कि इस तरह के भयानक एक्सोर्सिज्म को ज्यादातर लोग झेल नहीं पाते, पर एना किस्मत वाली और बहुत हिम्मत वाली थी जो वो इतना सब झेलने के बाद बच गई। एना ने ये सब कुछ दिन या महीनों तक नहीं बल्कि 32 सालों तक झेला। सोच कर ही देखिए 32 सालों तक वो आखिर ये सब झेल कैसे रही थी। महीनों उस पे एक्सोर्सिज्म चले, एक्सोर्सिज्म के दौरान उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, सोच कर ही रूह कांप जाती है। फिलहाल आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।